हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 5 अक्टूबर की क्लास है आज की। आगे बढ़ाएंगे द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल के साथ। लेट देयर बी लाइट इसका टाइटल है और ये आर्टिकल एक साइंटिफिक थीम वाला आर्टिकल है जो आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा। फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। नोबेल प्राइज़ किसको मिला फिजिक्स में और क्यों मिला, थोड़ा आप साइंस का जो है ना कंटेंट इस आर्टिकल में देखेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं वो इस तरह के आर्टिकल्स को सही तरीके से प्रोसेस करना सीखें। चलिए शुरू करेंगे क्लास को। कहानी की तरह ही प्रोसेस करूंगा मैं हर चीज़ आपके लिए। कोशिश करना है कि इस मेथड को आप भी अप्लाई करें। ये क्विज़ है आपका आज का। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एट द एंड ऑफ इस जो क्लास है इस क्विज़ को अपने को सॉल्व करना है। चलिए आइए कुछ नया सीख। कह रहे हैं जी लेट देयर बी लाइट। आपने हिंदी अगर आप जानते हैं तो आपने सुना होगा, संस्कृत फ्रेज है वैसे, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, यानी तमस अंधकार से डार्कनेस से ज्योतिर्गम्य यानी प्रकाश की तरफ चलेंगे, लाइट की तरफ चलेंगे। तो तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की तरफ, डार्कनेस से लाइट की तरफ, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं लेट देयर बी लाइट। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की तरफ चलो, या है ना, एनलाइटन करो अपने रास्ते को, साइंस के मेथड्स को। बात हो रही है ऑन द 2023 फिजिक्स नोबेल। फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ की बात की जा रही है। अब 23 के नोबेल प्राइज़ का लाइट से क्या कनेक्शन है आप आगे अभी देखेंगे। ये जो वर्ड आप नोबेल देख रहे हैं NOBEL, इससे मिलते जुलते दो वर्ड्स और हैं। एक वर्ड है NOVEL और एक वर्ड है NOBLE। ठीक है, आज की क्लास में दोनों वर्ड्स मैं करवा नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत बार करवा चुका हूँ। सभी बच्चे इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को अटेम्प्ट देंगे। नोबेल का मीनिंग तो आपने देख लिया, नोबेल प्राइज़ होता है। ये जो नोबल है NOBLE और ये जो नोवेल है NOVEL, इन दोनों वर्ड्स के क्या मीनिंग है कमेंट्स में ज़रूर से पोस्ट करना। नहीं आते तो चेक करके पोस्ट करना, ताकि इन तीनों वर्ड्स के आप जो है मीनिंग्स को डिफ्रेंशिएट करके माइंड में रख सकें। चलिए आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ। कह रहा है जी, द 2023 फिजिक्स नोबेल प्राइज सेलिब्रेट्स टेक्निक्स टू मेजर चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहे 2023 का जो फिजिक्स नोबेल प्राइज़ है ये सेलिब्रेट करता है ऐसी टेक्निक्स को, ऐसे प्रोसीजर्स को जो हैं मेजर करने के, चेंजेस को नापने के या तोलने के बदलावों को। और कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ में, इलेक्ट्रॉन्स के फीचर्स में, गुणों में, ट्रेट्स में। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। नोबेल प्राइज़ इसीलिए मिला या इस चीज़ के लिए मिला कि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ में चेंज को मेजर करने का कुछ टूल बना करके दिखाया, जिसकी कुछ आप इम्प्लीकेशन देखेंगे और फील्ड्स के अंदर, डायग्नोसिस के फील्ड में, सुपर कंडक्टिविटी के फील्ड में। चलिए अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ये सब कुछ डिटेल में आपको आगे बताया हुआ है। सब्जेक्ट आपका द नोबेल प्राइज़, वर्ब आपकी सेलिब्रेट्स। नोबेल प्राइज़ में एन हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि एल्फ्रेड नोबेल नाम के साइंटिस्ट के नाम पे इस प्राइज़ को चलाया जा रहा है। शायद 1904 से ही चल रहा है ना, 100-125 साल से। तो एल्फ्रेड नोबेल एक प्रॉपर नाउन थे, उनके नाम से ही नोबेल प्राइज़ चलता है, इसलिए एन को हमेशा बड़ा रखा जाता है। ठीक है, कैपिटलाइज करके। चलिए आगे बढ़ें। जल्दी से आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे। 4-5 वर्ड्स हैं, देख लो, ताकि आप पढ़ते हुए डिस्टर्बेंस फील ना करो। एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए अपनी वोकैब शीट है, 5 वर्ड्स हैं अपने पास, डिटेल में देखते हैं। पेक्यूलियर से शुरू करेंगे। जूम इन कर दूँ। पेक्यूलियर का मतलब होता है जी अनयूजुअल एंड यूनिक। हिंदी में कहें तो खास और अजीब। यूज़ करके देखते हैं।
मोस्ट इंट्रोवर्ट्स बिहेव इन अ पेक्यूलियर वे इन सोशल सेटिंग्स। ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो बिहेव करते हैं एक खास और अजीब तरीके से सोशल सेटिंग्स में। इंट्रोवर्ट्स मतलब अंतर्मुखी लोग जो बोलना कम पसंद करते हैं। चलिए, पेक्यूलर वे कैसा होगा ये? अजीब व गरीब ना बोलें इसको, बल्कि अजीब और ख़ास बोलें, है ना। किसी आदमी से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो वो अजीब व गरीब ना बोल के ख़ास बताई जाती है। अजीब व गरीब के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं अपने पास, बिजार है, स्ट्रेंज है, तो ये पेक्यूलर थोड़ा सा डिफरेंट है अजीब व गरीब से। चलिए, सोशल सेटिंग्स मतलब जहाँ पे लोग मिलते हैं, बात करते हैं, कोई मीटिंग है, कोई इस तरह की चीज़ है ना। डिस्टिंक्टिव भी बोल सकते हैं पेक्यूलियर को। यू विल सी द वर्ड पेक्यूलर इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है री इन्फोर्स। री प्लस में इन्फोर्स या री प्लस में एनफोर्स, दोनों ही स्पेलिंग्स इसकी सही हैं। पहले वाली स्पेलिंग ज़्यादा चलती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना, सपोर्ट करके उसको स्ट्रॉन्गर फॉर्म देना। सेक्सिस्ट जोक्स टेंड टू रीइंफोर्स जेंडर बायसेस। जो सेक्सिस्ट जोक्स होते हैं, सेक्सिस्ट जोक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे जोक्स जो किसी सेक्स के ऊपर एम्ड हों। औरतों पे जोक करना, ट्रांसजेंडर्स पे जोक करना, आदमियों पे जोक करना, इस तरह के जो जोक्स हैं जो पूरी लेडीज़ को या मेन को या विमेन को या ट्रांसजेंडर्स को, पूरी कम्युनिटी को मजाक करते हैं। ऐसे जोक्स समाज में जेंडर से जुड़े भेदभावों को और रीइंफोर्स करते हैं, है ना। अगर आप ऐसे जोक्स करेंगे कि औरतों को ड्राइव करना नहीं आता, तो ये बात समाज में लोग सच मानने लगते हैं कुछ वक्त के बाद कि हाँ, औरतों को ड्राइव करना नहीं आता। तो ये आपका जेंडर बायस जो है रीइंफोर्स हो जाता है जितना आप ऐसे चुटकुलों को सुनते हैं। स्ट्रेंथन, बट्रेस और फोर्टिफाई सभी इसके सिनोनिम्स हैं रीइंफोर्स के। अगला वर्ड अपने पास थैंक्स टू, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब होता है जी बिकॉज ऑफ। अगर हिंदी में कहें या उर्दू में कहें तो की बदौलत, ठीक है। बिकॉज ऑफ की जगह आप इसको ऐसा समझें, की बदौलत। चलिए, इसको यूज़ करके देखते हैं। द इंडियन इकॉनमी हैज़ ग्रोन टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट थैंक्स टू द रिफॉर्म्स ऑफ 1990s। भारत की इकॉनमी ग्रो कर गई है दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के लिए, और ये सब हुआ है बदौलत उन रिफॉर्म्स के, सुधारों के जो 1990 में लेकर के आए थे, है ना। चलिए, इसको ड्यू टू, ओइंग टू, एज अ रिजल्ट ऑफ, इन सभी फ्रेजेस से बताया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना एडवर्ब हिथर्टो। बहुत दिनों बाद आई है ये। बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग होता है अनटिल नाउ या सो फार, अभी तक के लिए। अगर आपको कोई एडवांस वर्ड यूज़ करना है तो उसके लिए आप हिथर्टो यूज़ करें। द न्यू इंटर्न mooted अ हिथर्टो अनथिंकेबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। नए इंटर्न ने सुझाया, मूट किया। मूट वर्ब जो है, इसका मीनिंग आप जानते होंगे, किसी चीज़ को सुझाना, है ना, सजेस्ट करना। तो उसने सजेस्ट किया अभी तक एक अनथिंकेबल सोल्यूशन को इस प्रॉब्लम के लिए, ऐसे सोल्यूशन को जिसको किसी ने अभी तक सोचा नहीं था, है ना। हिथर्टो अनथिंकेबल था। चलिए, एज येट भी बोल सकते हैं इसको। इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे आप। लास्ट वर्ड है अपना पैराफ्रेज। ध्यान देना इस वर्ड पे, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हैं जो है एग्जाम वाले, एग्जाम लेवल के हैं। पैराफ्रेज का मतलब होता है किसी बात को रिवर्ड करना, अपने शब्दों में दोबारा कहना। भाई, मैंने तो कुछ और बोला था, पर आपने उस बात को अपने शब्दों में समझाने के लिए चेंज करके किसी और को बताया। मीनिंग वही है, भाव वही है, लेकिन शब्द अलग है। जैसे कोई ग्रीक के अंदर कोई लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज की कोई मुहावरा है, उसको आपने हिंदी में बता दिया किसी को, भाई ये मुहावरा ग्रीक लैंग्वेज का है, इसका मीनिंग हिंदी में ये होता है, तो आप उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं। पैराफ्रेज का बिल्कुल उल्टा होता है जी वर्बेटिम। इसका मतलब होता है शब्दशः किसी बात को कहना, एडवर्ब फॉर्म के अंदर, ठीक है। शब्दशः, वर्ड फॉर वर्ड, किसी बात को हूबहू कहना। तो ये वर्बेटिम वर्ड याद रखेंगे। सम राइटर्स पैराफ्रेज अदर्स वर्क्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म। कुछ राइटर्स जो हैं पैराफ्रेज करते हैं, रिवर्ड करते हैं दूसरों के वर्क्स को, दूसरे राइटर्स के कामों को, ताकि प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकें। प्लेजरिज्म एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, जानबूझ के मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसका मीनिंग होता है जी कॉपी या वॉयलेशन ऑफ कॉपीराइट। मेरी किताब है, आपने उसके ऊपर अपनी किताब बना दी। मेरी किताब के अंदर ही आइडिया जो लिखे हैं वही आइडिया आपने वैसे के वैसे लिख दिए, है ना। चुरा लिया आपने किसी का सामान और अपना बना करके अपनी पैकिंग में बेच रहे हो, तो ये है प्लेजरिज्म। तो कुछ राइटर्स क्या करते हैं, रीफ्रेज कर देते हैं, दूसरे की बात के शब्द बदल देते हैं ताकि वो प्लेजरिज्म से बच सकें। उनको कोई कहे कि आपने तो कॉपी किया है, तो बोलते हैं नहीं, ये हमारे खुद के विचार हैं। ये सारे इसके सिनोनिम हैं, रीफ्रेज, रीस्टेट, ट्रांसक्राइब और डिसएम्बिगुएट। दो वर्ड्स याद रखना, ट्रांसक्राइब और डिसएम्बिगुएट। देखिए, ट्रांसक्राइब में क्या होता है, आप ट्रांस यानी बियॉन्ड, स्क्राइब यानी लिखते हैं। मैंने आपको कुछ बताया इंग्लिश में, आपने स्टेनो लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसक्राइब कर दिया, या किसी कोड लैंग्वेज में, मोर्स कोड में उसको लिख दिया। यानी किसी चीज़ के लिखने की शैली को ही बदल देना, वो कहलाता है ट्रांसक्राइब, ठीक है।
किसी कोड लैंग्वेज में, स्टेनो लैंग्वेज में जब आप किसी बात को लिखने लगते हैं तो आप ट्रांसक्राइब करते हैं। तो ये वर्ड याद रखेंगे, ट्रांस प्लस में स्क्राइब से किया गया है। ट्रांस मतलब पार, उस लैंग्वेज के, उस लिपि के पार चले जाते हैं आप। वैसे ही वर्ड है डिसएम्बिगुएट। ये वर्ड बना है एम्बिगुएशन से। एम्बिगुएशन का मतलब होता है अनक्लैरिटी, है ना, या किसी चीज़ के अंदर का कन्फ्यूजन। जब आप किसी चीज़ को डिसएम्बिगुएट करते हैं तो उस चीज़ को अपने शब्दों में ऐसे बताते हैं कि अंदर का कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। कोई बात आपने पढ़ी लेकिन आपको समझ नहीं आई, फिर आपने अपने दोस्त से पूछा, फिर आपके दोस्त ने आपकी उस बात को, पढ़ी हुई बात को अपने वर्ड्स में बताया, तो उसने डिसएम्बिगुएट किया, है ना, उस बात की क्लैरिटी को लेकर के आया और उस चीज़ में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करके बताया। तो ये हैं तो सारे के सारे पैराफ्रेज के सिनोनिम्स, लेकिन बीच में थोड़ा डिफरेंस है। डिटेल में इसीलिए करवाते हैं क्योंकि ये सारे वर्ड्स तो हर किताब में मिल जाएंगे। मज़ा उसका तभी है जब आप इन वर्ड्स को सही मायनों में यूज़ कर सकें। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा गया है। समरी ये है कि इस साल का नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का मिला है एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक को ईजाद करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एटो सेकेंड्स की, एटो सेकेंड्स का मतलब है बहुत नैनो सेकेंड का भी छोटा सा हिस्सा, कुछ एटो सेकेंड्स में चेंज होने वाली प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया जाएगा। और इस बार का मेडिसिन नोबेल मिला है mRNA वैक्सीन के लिए, जो जो कोविड-19 के लिए यूज़ होती हैं। हमारे आर्टिकल ने इन दोनों चीज़ों को पहले तो समझाया है कि नोबेल कैसे कैसे मिला, और फिर ये बताया कि वैक्सीन वाला तो आपको लगेगा कि बहुत काम का है, फिजिक्स वाला लगेगा आपको काम का नहीं है। लेकिन जो चीज़ आज काम की नहीं होती, कल की इन्वेंशन वही बन जाती है। तो फिजिक्स का नोबेल देख करके ये मत सोचना कि ये क्या नोबेल है, अजीबोगरीब सा, इससे क्या होगा। जो चीज़ इन्होंने खोजी है, हो सकता है 10 साल बाद इसकी कोई रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशन आपको देखने को मिले किसी भी फील्ड में। आज की टोन ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कहानी की तरह प्रोसेस करना। कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैटर लाइक ए फ्रूट और ए रॉक चेंज इन अ फ्यू एटोसेकेंड्स। कह रहा है जी, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के हिसाब से, क्वांटम मैकेनिक्स आप जानते हैं फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसके लॉज के हिसाब से जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे गुण जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिनको नोटिस किया जा सकता है या मेजर किया जा सकता है, और किसके, इलेक्ट्रॉन के। और किसमें, किसी भी मैटर में, चाहे वो मैटर फ्रूट हो, कोई फल हो, या वो मैटर कोई रॉक हो, चट्टान हो, हर चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है ना। कह रहा है जी, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रॉन जो है, उसकी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बदलती हैं हर कुछ 100 एटो सेकेंड्स में। एक एटो सेकेंड क्या होता है, 1/10⁻18, ठीक है, या इसको 10⁻−18 भी बोल सकते हैं। मतलब 1/में यहाँ 10⁻18 जीरो लगा दो, तो 1 सेकेंड के इतने पार्ट करोगे वो होगा 1 एटो सेकेंड। तो हर कुछ एटो सेकेंड्स में इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ बार बार चेंज होती हैं। प्रॉपर्टीज़ की वो है चेंज। प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, कैसे चमक रहा है, कितना उसमें चार्ज है, तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे वही बता रहा है, 1 एटो सेकेंड्स इज 10⁻−18 सेकेंड्स। 1 एटो सेकेंड यही होता है 10⁻−18, जिसको अपने बोलते हैं 1/10⁻18। कह रहे जी, टू स्टडी दीज एक्सट्रीमली रैपिड चेंजेस स्पेशल टूल्स आर नीडेड। कह रहे स्टडी करने के लिए इन एक्सट्रीमली रैपिड चेंजेस को, इन बहुत ही तेज़ होने वाले बदलावों को, भाई 1/10⁻18 में कोई चीज़ चेंज हो रही है तो मतलब कितना जल्दी चेंज हो रही है, वो 1 सेकंड के फ्रैक्शन में बदल रही है। कह रहा है जी, स्टडी करने के लिए इन चेंजेस को स्पेशल उपकरण जो है उनकी ज़रूरत होती है, टूल्स आर नीडेड। और कह रहा है, एंड एनी ल्यूहिलियर, पियरे अगोस्टिनी एंड फ्रैंक क्रूज हैव रिसीव्ड द 2023 नोबेल फिजिक्स नोबेल प्राइज़ फॉर बिल्डिंग दीज टूल्स। और इन 3 साइंटिस्ट ने रिसीव किया है 2023 के फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ को, इन्हीं टूल्स को बिल्ड करने के लिए, इन्हीं तरीकों को ईजाद करने के लिए कि कैसे इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा जा सके। स्पेशल टूल्स आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी आर नीडेड। वर्ब को पूरा मार्क कर देते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में। चलो, और इन तीनों साइंटिस्ट की वर्ब है हैव रिसीव्ड। नोबेल प्राइज़ का एन बड़ा रहेगा, है ना। कह रहे जी, फ्रॉम द लेट 1980s डॉक्टर ल्यूहिलियर led several studies that found that an infrared beam shone on a volume of noble gas produced multiple overtones.
कह रहा है जी 1980 के दशक से ही या लेट 1980 से ही 1985 86 87 से ही ये जो डॉक्टर साहब हैं इन्होंने लीड किया कई स्टडीज़ को। इन साइंटिस्ट ने कई स्टडीज़ को, है ना, अगुवाई की उनकी। जिन स्टडीज़ ने ये पाया था कि एक इंफ्रारेड अगर बीम डाली जाए, इंफ्रारेड आप समझते हैं, रेड के भी नीचे जो है फ्रीक्वेंसी वाली जो है बीम जिसको आप देख नहीं सकते, तो इंफ्रारेड अगर बीम को शाइन किया जाए, जो शॉन की जाए, शाइन की थर्ड फॉर्म है शॉन एडजेक्टिव, और किसके ऊपर, एक वॉल्यूम के ऊपर नोबल गैस के। नोबल गैस कौन सी हैं, सारी खानदानी गैसें, वो जिनॉन और ये सब वाली जो किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट साइड में। कह रहे जी ये सारी नोबल गैस पे अगर इंफ्रारेड बीम डाली जाए तो कह रहे ये प्रोड्यूस करती है अलग अलग ओवरटोन्स को। ओवरटोन क्या होती हैं जी, साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में ओवरटोन का मतलब होता है जी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, और नॉर्मल लैंग्वेज में ओवरटोन या अंडरटोन का मतलब होता है इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन। इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन, मैंने आपसे कोई बात पूछी लेकिन उससे टोन कुछ और आ रही है, मैं आपसे कुछ और कहना चाह रहा हूँ, तो वो मेरी बात की ओवरटोन या अंडरटोन है। तो यहाँ साइंटिफिक वाला मीनिंग यूज़ हुआ, सेंटेंस समझ में आ गया ना। तो ये 40 साल से यही काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जिनको नोबेल अब जाके मिला है 23 में। इन्होंने 1980 के दशक में ये पा लिया था, इस चीज़ को ढूंढ लिया था कि अगर रिमोट कंट्रोल वाली जो लाइट है, इंफ्रारेड लाइट जो है रिमोट में होती है ना अपने रिमोट कंट्रोल्स में, ये अगर वॉल्यूम ऑफ नोबल गैस पे डाली जाए तो ये प्रोड्यूस करती है कई सारी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स को। अब ये कौन सी लाइट्स हैं भाई, वेव्स हुज वेव लेंथ वॉज एन इंटीजर फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल लाइट वेव। ये वो वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो एक इंटीजर फ्रैक्शन है, छोटा सा फ्रैक्शन है ना, इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5, है ना, पूर्ण नंबर बोलते हैं अपने। और किसका, ओरिजिनल लाइट वेव का। तो फॉर एग्जांपल ओरिजिनल लाइट वेव का वेवलेंथ है 15, वैसे होती नहीं है 15 तो बहुत बड़ी होगी, रेडियो वेव होगी। अगर मैं इसको इंफ्रारेड बीम डालूँ ओरिजिनल लाइट वेव की, इंफ्रारेड जो है फ्रीक्वेंसी, तो ये एक एक की 15 जो है मेरे को वेवलेंथ दे देगी, है ना, मतलब 15 मेरे को अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स मिल जाएंगी जो इंटीजर फ्रैक्शन में होंगी। 15 की बजाय पे वो 3 होंगी, 2 होगा उनका, 1 होगा उनका वेवलेंथ। अच्छा इससे होगा क्या भाई, सब्जेक्ट वर्ब देख लेना सेंटेंस में। डॉक्टर की वर्ब है लेड, दैट की वर्ब है फाउंड, दैट आया स्टडीज़ के लिए, इंफ्रारेड बीम की वर्ब है प्रोड्यूस्ड, ओवरटोन मैंने आपको बता दिया साइंटिफिक लैंग्वेज में मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में ओवरटोन का मतलब है एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन या डायरेक्ट मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग। वेवलेंथ की वर्ब है वॉस। इससे होगा ये, हर टीम ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अ पेक्यूलियर रिलेशनशिप बिटवीन द ओरिजिनल वेव्स फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ ओवरटोन्स। उनकी टीम ने ऑब्जर्व किया एक खास फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप को, पेक्यूलियर रिश्ते को। पेक्यूलियर देख चुके हैं ना, खास और यूनिक, जो होता है इन दोनों चीज़ों के बीच में, ओरिजिनल वेव की फ्रीक्वेंसी के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में, जो ओवरटोन्स की निकली है, जो ओरिजिनल वेव को नोबल गैस पे डालने के बाद निकली है। करंट एक्सप्लेन्ड इट यूजिंग द एग्जिस्टिंग लॉस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया इस चीज़ को यूज़ करके क्वांटम मैकेनिक्स के एग्जिस्टिंग लॉस को। करेक्ट डैश लगा के, ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन्होंने लाइट को तोड़ना सिखाया, कुल मिला के अगर देसी भाषा में बोले तो अलग अलग वेवलेंथ्स में तोड़ना सिखाया है, और तोड़ करके इन्होंने सारी कैलकुलेशन को प्रूव भी करके दिखाया है क्वांटम मैकेनिक्स से। तो ये इनकी उपलब्धि है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, माइलस्टोन है। माइलस्टोन मतलब अ ह्यूज अचीवमेंट, ब्रेक थ्रू, फीट या अकॉम्प्लिशमेंट। चलिए, हर टीम की वर्ब है ऑब्जर्व्ड, दूसरी वर्ब है एक्सप्लेन्ड, द टीम ऑब्जर्व्ड एंड टीम एक्सप्लेन्ड। फिर क्या हुआ जी, कह रहा है जी इफ द ओवरटोन वेव्स पीक्स लाइंड अप दे वुड कंबाइन टू प्रोड्यूस अ मोर इंटेंस पीक। कह रहा है अगर ओवरटोन वेव्स जो हैं उनकी जो पीक्स हैं वो लाइंड अप हो जाएं, एक ही साथ मिल जाएं। देखिए लाइट है ना ऐसे चलती है वेव्स में, ठीक है, ये होती है पीक, ये होता है ट्रो, या इसको बोलते हैं बॉटम। लेंथ जो है ना, वेव लेंथ यहाँ पे मैक्सिमम होती है और यहाँ पे मिनिमम होती है, और इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं, है ना, बार बार उनकी आप जो वेव चेंज होते हुए वेव लेंथ को हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे जाते हुए देखेंगे। तो कह रहा है अगर ओवरटोन वाली जो वेव्स निकली हैं, जो लाइट को ब्रेक करके नोबल गैस पे डालने के बाद जो वेव्स निकली हैं, उनकी पीक्स को लाइन कर दें, उनके हाईएस्ट पॉइंट्स को जोड़ दें सभी वेव्स के, तो वो क्या कर देंगे, दे वुड कंबाइन टू प्रोड्यूस अ मोर इंटेंस पीक। तो वो कंबाइन करके और ज़्यादा इंटेंस पीक को प्रोड्यूस करेंगे। ओरिजिनल लाइट की 15 थी, आपने एक एक की 15 बना दी और इनकी पीकों को एक साथ जोड़ दिया, तो हो सकता है ये 30 बन जाए। बस ये डिस्कवरी है। तो ज़्यादा इंटेंस लाइट को प्रोड्यूस करना इन्होंने बताया।
इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साइंटिफिक पार्लेंस में, है ना। कंस्ट्रक्टिवली आपने इंटरफेयर किया और ज़्यादा इंटेंस जो वाली पीक को आपने इकट्ठा किया। अब देखो सेमीकोलन लगा के बता रहा है बिल्कुल उल्टा। कह रहे व्हेन वन वेव्स पीक कोइंसाइडेड विद अनदर स्ट्रॉ दे वुड कैंसल देमसेल्व्स आउट। और कह रहे जब अगर एक ओवरटोन की पीक जो है दूसरी ओवरटोन की ट्रो से यानी लोवेस्ट पॉइंट से कोइंसाइड हो जाए, दोनों जो है पीक और लोवेस्ट पॉइंट मिल जाएं, तो क्या होगा, वो कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, पीक और जो लोवेस्ट पॉइंट है वो एवरेज हो जाएंगे, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसी इंटरफेरेंस जिसमें फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। इसकी भी एक थी उसकी भी एक थी, हाईएस्ट लोवेस्ट मिल गए, एक और माइनस एक और जीरो हो गया। समझ पा रहे हैं ना। ज़्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मोटा मोटा मीनिंग निकाल लो आप, है ना। आपको एग्जामिनर भी कोई फिजिसिस्ट थोड़े ना है, वो भी आपको इसी आर्टिकल को पढ़ के कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो आपको जितना आना चाहिए उतना ही उसको आएगा। करेक्ट फिजिसिस्ट रियलाइज्ड दैट दिस रीइंफोर्सिंग इफेक्ट कुड बी टाइम्ड सच दैट द गैस एमिटेड इंटेंस पीक्स विद द पल्स ड्यूरेशन ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स या एटो सेकेंड्स। फिर फिजिसिस्ट ने या फिजिक्स पढ़ने वाले साइंटिस्ट ने ये रियलाइज़ किया सभी ने कि ये जो रीइंफोर्सिंग इफेक्ट है, पीक्स को मिला देने वाला, रीइंफोर्स करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन करना, तो ये जो रीइंफोर्सिंग इफेक्ट है इसको टाइम किया जा सकता है, इसको इस तरीके से सेट किया जा सकता है, इस टाइम के हिसाब से। टाइम करना समझते हैं ना, सही वक्त पे सही चीज़ों को मिलाना, और करे इस तरीके से सच दैट कि गैस जो है वो एमिट करे इंटेंस पीक्स को जिसकी पल्स ड्यूरेशन हो फ्यू एटो सेकेंड्स की। तो कुछ एटो सेकेंड्स के लिए इंटेंस पीक की जो है ना गैस मतलब लाइट को एमिट करवाया जा सकता है ना। तो ऐसा इन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर ठीक तरीके से हम ये काम कर दें तो। और कह रहा है ये काम कैसे होगा, विद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अचीविंग द कट ऑफ। ये सारा काम होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अचीव कर देने के साथ ही कट ऑफ हो। कट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का डिसकंटिन्यूएशन। तो इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए होगा कि कुछ सेकंड तक तो इंटेंस पीक होगी और फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गई और वो इंटेंस पीक जो है कट ऑफ हो जाएगी, मतलब बीच बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी और वैसे जो है आप इंटेंस पीक्स देखेंगे। समझ गए ना। तो ये इन्होंने रियलाइज़ किया। चलिए, इफेक्ट की वर्ब है कुड बी टाइम्ड पैसिव वॉइस में, गैस की वर्ब है एमिटेड, फिजिसिस्ट की वर्ब है रियलाइज्ड। रीइंफोर्सिंग इफेक्ट मतलब स्ट्रेंथन करने वाला, मजबूत बनाने वाला जो इफेक्ट है ये। कह रहा है जी डॉक्टर अगोस्टिनी एंड कंपनी demonstrated this in 2001 by producing light with the pulse duration of 2050 250 एटो सेकेंड्स। कह रहे बाकी के जो दो फिजिसिस्ट हैं जिनको नोबेल मिला है ली हुलियर के साथ में, कौन कौन है, पियर अगोस्टिनी और फ्रेडरिक क्रूज। कह रहा है ये जो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, नाम से लग रहा है, इन्होंने और इनकी कंपनी ने, इनकी टीम ने डिमॉन्स्ट्रेट किया इसी बात को, ऊपर वाली को, 2001 में, आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले प्रोड्यूस करके ऐसी लाइट को जिसकी पल्स ड्यूरेशन थी 250 एटो सेकेंड्स की। अगोस्टिनी एंड कंपनी की वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेटेड। एंड कंपनी का मतलब आप समझते हैं इनकी पूरी टीम की बात है, इनकी पूरी टीम की बात की जा रही है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। फिर क्या हुआ, कह रहे इन द सेम ईयर डॉक्टर क्रूज एंड कंपनी आइसोलेटेड अ सिंगल पल्स 650 एटो सेकेंड्स इन ड्यूरेशन। उसी साल में डॉक्टर क्रूज और कंपनी भी काम कर रही थी, ये भी अलग जो है अपनी टीम के साथ काम कर रहे थे। इन्होंने भी आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया एक सिंगल पल्स को 650 एटो सेकेंड की ड्यूरेशन की, एंड यूज्ड इट टू मेजर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किक्ड आउट फ्रॉम क्रिप्टॉन एटम्स। और इन्होंने इस जो है सिंगल पल्स का इस्तेमाल किया मेजर करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को उन इलेक्ट्रॉन्स की जो बाहर निकले थे, किक आउट हुए थे क्रिप्टॉन के नाम के इस एलिमेंट के एटम से। और ये कैसे हुआ, बाय अ बंच ऑफ फोटॉन्स। इनको किक आउट किया गया था थोड़े से फोटॉन्स को इस एटम पे डाल करके। अंदर मत घुसना कि क्यों किक आउट किया था, है ना, क्यों फोटोन डाले गए थे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इतना अंदर नहीं जाना। बेसिक तो पता होगा वैसे काइनेटिक एनर्जी आपको, स्टैटिक एनर्जी, ज़्यादा अंदर ना भी घुसो तो भी चलेगा। बस ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं इन्होंने 650 एटो सेकेंड की पल्स ड्यूरेशन बनाई और इससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मेजर करके दिखाया। तो इसलिए इन तीनों को जो है ना मिल करके नोबेल मिला है 2023 में। क्रूज एंड कंपनी की दो वर्ब्स हैं, आइसोलेटेड एंड यूज्ड। कह रहे जी एटो सेकेंड फिजिक्स हैड फाइनली अराइव्ड। ये जो एटो सेकेंड वाली फिजिक्स है फाइनली अब आ चुकी थी, जिसके बारे में हम पढ़ते थे, अब वो रियल में हम करना सीख गए थे। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यहाँ पे बताएगा रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है जो ऊपर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़े। कह रहे हैं जी द मेडिसिन नोबेल प्राइज दिस ईयर सेलिब्रेटेड
द इन्वेंशन ऑफ mRNA वैक्सीन्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द कोविड-19 पैंडमिक। कह रहे जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है इस साल का, कह रहे उसने सेलिब्रेट किया इन्वेंशन को या खोज को mRNA वैक्सीन्स की और उनके इफेक्ट को कोविड-19 की पैंडमिक पे। नोबेल मेडिसिन जो है इसकी वो है सेलिब्रेटेड। mRNA वैक्सीन जानते हैं जो हमने लगवाई है, कोविशील्ड और ये सब जो है ना, मॉडर्ना की और ये एस्ट्राजेनेका की, ऑक्सफोर्ड की, ये सब mRNA टेक्निक पे बनी हुई वैक्सीन्स हैं। तो इस साल जो है इन वैक्सीन्स को बनाने की इन्वेंशन के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया गया कुछ साइंटिस्ट को। कह रहे द यूटिलिटी फॉर पीपल हेयर वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड। कह रहे जो इन वैक्सीन की यूटिलिटी है, जो यूज़ है लोगों के लिए, वो बड़ा सीधा साधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा आसानी से समझ में आने वाला है। वेयर एज दैट फॉर एटोसेकेंड फिजिक्स इज़ नॉट। कह रहे जबकि जो ये यूटिलिटी है दैट है एटोसेकेंड फिजिक्स की, वो अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। भाई ये जो ऊपर हुआ है इसका क्या मीनिंग है, इससे क्या पता लगा हमें, इससे क्या हम सीखे या क्या फ़ायदा हुआ, ये अभी सीधा सीधा हमें पता नहीं है। हाँ, mRNA वैक्सीन में जो नोबेल मिला है वो देख के हर आदमी को लगता है कि सही मिला है क्योंकि वैक्सीन से लोगों की ज़िंदगी बची है। तो यहाँ यूटिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूटिलिटी की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है इज़। ठीक है, दैट क्यों लगाया गया यहाँ पे, सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, यूटिलिटी को यूटिलिटी से कंपेयर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे यूटिलिटी और यहाँ पे जो एटोसेकेंड की यूटिलिटी है दोनों को कंपेयर करना है, इसलिए यूटिलिटी की जगह दैट रखा है। ये कॉन्सेप्ट भी देख लो फटाफट से। कंपैरिजन हमेशा सिमिलर नेचर वाली थिंग्स का होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इजिप्ट या एंशंट इजिप्ट वॉज मच कॉम्प्लेक्स दैन एंशंट जो है रोम। एंशंट इजिप्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था बजाय एंशंट रोम के। रोम से कॉम्प्लेक्स नहीं था, रोम के इंफ्रास्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स था। तो देन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एंशंट रोम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से ऐसे कंपेयर करना है, दोनों जगह इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हो। अब दूसरी जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा है इसको लिखने की बजाय आप सीधे दैट लिख दें, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो दैट वाली एरर यही होती है, आपको मिलेगी एग्जाम्स में, जहाँ पे दैट का इस्तेमाल करना होगा और आपने नहीं किया होगा। तो यहाँ भी देखो दैट ऑफ एटोफिजिक्स जो है सेकंड फिजिक्स की बात हो रही है। वैसे ही रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स इन मुंबई आर टॉलर देन इन जयपुर। रिहायशी बिल्डिंग्स जो है मुंबई में वो ऊंची हैं जयपुर से। बिल्डिंग्स जयपुर से ऊंची नहीं है, बिल्डिंग्स जयपुर से ऊंची नहीं है, जयपुर की बिल्डिंग से ऊंची हैं। तो देन द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स इन जयपुर। ठीक है, बिल्डिंग्स को बिल्डिंग से कंपेयर करेंगे, ये बीच में आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी बार मत लिखो, यहाँ पे दैट लिख दो, लेकिन ध्यान रखना दैट आएगा सिंगुलर के लिए। यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं तो दैट की जगह पे यहाँ पे लिखेगा दोज। ठीक है, तो दैट और दोज में भी डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए। सिंगुलर चीज़ के लिए कंपेयर कर रहे हो तो दैट, प्लूरल के लिए कर रहे हो तो दोज। बढ़ेंगे आगे, कॉन्सेप्ट कई बार हो चुका है, आज के क्विज में पूछा हुआ है। कह रहे जी हाउएवर द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। कह रहे हालांकि जो एविडेंस की एब्सेंस है कि हमें कैसे ये काम लगेगा, फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट, ये एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है इसकी यूटिलिटी की एब्सेंस का। अगर हमें आज नहीं पता कि ये कैसे काम करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम करेगा ही नहीं, किसी ना किसी एरिया में लाइफ के ये ज़रूर काम करेगा। आज हमारे पास इसकी एविडेंस नहीं है कैसे किस एरिया में लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कभी लगने वाला नहीं है। ठीक है, एब्सेंस की वर्ब है इज। कह रहा द स्पेसिफिक डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैटर इन सेकेंड्स इन सेटिंग्स विद पोटेंशियली इमीडिएट वैल्यू। कह रहे जो स्पेसिफिक डायनेमिक्स हैं, डायनेमिक्स क्या होती है, किसी चीज़ का में चेंज है ना, गतिशीलता, कैसे वो बदल रही है बार बार। कह रहे जो डायनेमिक्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो मैटर करती हैं ऐसी सेटिंग्स में, ऐसे इन्वायरमेंट में जिनकी पोटेंशियली इमीडिएट वैल्यू है, जिनकी संभावित तौर पे बहुत फटाफट जो है वर्थ है। जैसे कि ये सारे के सारे फील्ड्स इंक्लूडिंग बायोकेमिस्ट्री, डायग्नोस्टिक्स, सुपर कंडक्टिविटी एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। बायोकेमिस्ट्री आप समझते हैं बॉडी की केमिस्ट्री, अंदर बॉडी का क्या हो रहा है। डायग्नोस्टिक मतलब बॉडी के अंदर झांक करके देखना एक्सरे एमआरआई से कि अंदर बॉडी के क्या क्या बीमारियां हैं। सुपर कंडक्टिविटी आप जानते हैं, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पे मिनिमम लॉस के साथ में ट्रांसफ़र करना। और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स मतलब इंडस्ट्रियल मशीन्स। तो कह रहा है जी ये जो स्पेसिफिक डायनेमिक्स हैं इनका इन सभी फील्ड्स में यूज़ होता है, हमें इतना पता है। अब किस फील्ड में ये फॉर्मूला लग जाएगा हमें अभी भी नहीं पता। डायनेमिक्स की वर्ब है मैटर। कह रहा है जी थैंक्स टू द लॉरेट्स वर्क साइंटिस्ट हैव अ वे टू इल्यूमिनेट hitherto unknown possibilities with discoveries of phenomena that live and die in attoseconds। कह रहा है जी थैंक्स टू यानी बदौलत से, और किन के, इन सभी लॉरेट्स के वर्क के। लॉरेट्स मतलब ये सभी जो विनर्स हैं जिनको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, नोबेल मिला है,
कह रहा जी इन सभी लॉरेट्स के वर्क की बदौलत, काम की बदौलत, मेहनत की बदौलत साइंटिस्ट के पास अब एक रास्ता तो आ ही गया है कि वो इल्यूमिनेट कर सकें, प्रकाशमय कर सकें उस अभी तक अननोन पॉसिबिलिटी को, जो हुई है सारी की सारी चीज़ डिस्कवरी के साथ में इस फिनोमिना की। और ये वो फिनोमिना हैं जो लिव और डाई करते हैं, जो आते जाते रहते हैं एटो सेकेंड्स में। तो अभी तक तो हमने जो चीज़ अभी मेजर की है ना, उसको मेजर भी नहीं कर पा रहे थे। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, इन महान साइंटिस्ट के काम की बदौलत आज हमारे पास इन चीज़ों को मेजर करने का एक तरीका आ गया है। ये तरीका लगाएंगे जब लगेगा 5, 10, 15, 20, 25 साल बाद जिस भी फील्ड में, वो बाद की बात है। अभी तो हमारी ये अचीवमेंट है कि हमने एटो सेकेंड्स में होने वाले चेंज को मेजर करने की मशीन बना ली है, ऐसा समझ लो। थैंक्स टू मतलब की बदौलत लोरेट्स आप समझते हैं जिनको कुछ अवार्ड मिले हों। इल्यूमिनेट करना यानी प्रकाशमय करना, एनलाइटन करना। अननोन पॉसिबिलिटीज़ थी, अब प्रकाशमय हो गई हैं, अब उनके ऊपर रोशनी हमने डाल दी है। हिथर्डो मतलब अभी तक, एज येट या सो फार। साइंटिस्ट की वर्ब है। फिनोमिना यहाँ प्लूरल है, इसलिए दैट की वर्ब्स भी प्लूरल हैं, दैट लिव एंड दैट डाई, है ना। पीछे इसके भी एस नहीं आ रहा, इसके भी नहीं एस आ रहा, क्योंकि फिनोमिना प्लूरल है। यहाँ फिनोमिनोन होता तो इन दोनों के पीछे एस लगाना पड़ता। कह रहे जी देन अगेन ह्यूमन्स रेयरली हैव ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू जज वेदर अ पर्टिकुलर डिस्कवरी और इन्वेंशन कुड बी ऑफ वैल्यू लेटर। और कह रहा फिर ये बात भी है, देन अगेन ह्यूमंस के पास रेयरली ही सारी इंफॉर्मेशन होती है जो रिक्वायर्ड हो जज करने के लिए, असेस करने के लिए कि हाँ या ना कोई खास डिस्कवरी जो हुई है, जो खोज हमने की है या इन्वेंशन की है, वो वैल्यू की होने वाली है या कुड भी हो सकती है आगे जाके लेटर। तो जब भी हम कोई नई खोज करते हैं तो हमें 20-25 साल बाद पता लगता है इस खोज के क्या मायने हैं, इससे और कितने फ़ायदे हमें होंगे। रेयरली ऐसा होता है कि कोई नई डिस्कवरी भी हम बता दें कि इससे क्या क्या हमें फ़ायदा होने वाला है। ह्यूमंस की वर्ब है हैव, डिस्कवरी की और इन्वेंशन की वर्ब है कुड बी। अब आपको एग्जांपल देगा 2016 का। कह रहा है द 2016 केमिस्ट्री लोरेट्स वर फिटेड फॉर बिल्डिंग मोटर्स विद इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। 2016 के जो केमिस्ट्री लोरेट्स थे, केमिस्ट्री के जिनको नोबेल मिला था, उनको सेलिब्रेट किया गया था, फीट किया गया था, ऑनर किया गया था बिल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन मोटर्स को इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के साथ में। इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स फिजिक्स का एक जो है कॉन्सेप्ट है, ये वो मोटर नहीं है आपकी पानी वाली। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स बनाई थी, है ना, 2016 में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से। हमेशा कंपाउंड्स में बनती होंगी, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल को पकड़ के मोटर बनाना सिखाया। अब डैश लगा के बता रहा है, कह रहा है फीट विद नो नॉन एप्लीकेशंस एट द टाइम। ये एक ऐसी अचीवमेंट थी, एक ऐसा फीट था जिसका कोई भी जाना पहचाना एप्लीकेशन नहीं था उस वक्त। इस मोटर का क्या करें इलेक्ट्रॉन की, बस इन्होंने खोज के बताया, उसका हमें यूटिलिटी उस वक्त नहीं पता था 2016 में। बट टू अचीव इट दे डिवाइस टेक्निक्स दैट इम्प्रूव्ड अदर एरियाज ऑफ केमिस्ट्री। कह रहा है लेकिन इसको अचीव करने के लिए उन्होंने ऐसी टेक्निक्स को ईजाद किया जिससे केमिस्ट्री के दूसरे एरियाज में इंप्रूवमेंट हमें मिली आगे जा करके। ठीक है, 16 लॉरेट्स की वर्ब है वर फीटेड, फीट करना, किसी को सेलिब्रेट या ऑनर करना। दे आए साइंटिस्ट के लिए, जस्ट ए मिनट, है ना। और दे की वर्ब है, दे की वर्ब है डिवाइस्ड, दैट की वर्ब है इम्प्रूव्ड, दैट आया टेक्निक्स के लिए। कह रहा है जी टू पैराफ्रेज वन ऑफ दीज लॉरेट्स जे फ्रेजर स्टडर्ड, देर इज इंपॉर्टेंट वैल्यू इन मेकिंग समथिंग दैट वॉज हार्ड टू डू बिकॉज ईजियर टू बिफोर ईजियर टू डू टूडे। कह रहा अगर पैराफ्रेज करें, अपने शब्दों में कहें इन्हीं लॉरेट्स में से एक की बात को, मिस्टर स्टोडर्ड की। कह रहे हमेशा कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, ज़रूरी चीज़ होती है मेक करने में, एक ऐसी चीज़ को जिसको कल करना मुश्किल था लेकिन आज करना आसान है। आप कोई भी ऐसा काम अगर आज कर दें जो आज आसान हो जाए आपके लिए और कल मुश्किल हो, हमेशा उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। एंड वी स्टिल हैव द एक्साइटमेंट ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट माइट बी। और कह रहे हम आज भी एक्साइटमेंट रखते हैं फाइंड आउट करने की कि ये चीज़ कौन सी हो सकती है, जो हमने अभी भी नोबेल दिया है फिजिक्स में, उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है ना। कल ये करना मुश्किल था, आज हम करने लगे हैं और आने वाले कल में पता लगेगा कि इसको करने से क्या फ़ायदा हमें मिलने वाला है। वैल्यू की वर्ब है इज़, ठीक है, देयर से शुरू है क्लोज, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। दैट की वर्ब है वॉज, वी की वर्ब है हैव, व्हाट की वर्ब है माइट बी। चलिए सिंपल सा आर्टिकल था, मतलब मुश्किल था लेकिन वैसे देखोगे तो कुछ कंटेंट इसमें ज़्यादा था नहीं, है ना। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। क्वेश्चन ईजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी नोबेल जो फिजिक्स में मिला है और नोबेल जो मेडिसिन में मिला है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। मेरे ख्याल से फ़र्क निकालना आसान है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आसान भाषा में निकालना है ना, चारों की हिंदी कर लो, आंसर निकल आएगा। सेकंड में पूछा है जी एटो सेकंड फिजिक्स सिग्निफिकेंट क्यों मानी जाती है,
बावजूद इसके अनक्लियर एप्लीकेशन के इसको कहीं लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसको बड़ा अच्छा मानते हैं। क्या रीज़न है इसका? तो 4 रीज़न आपके सामने हैं, सही रीज़न को चूज़ करो। आंसर मेरा फर्स्ट कमेंट में है, वहाँ से मैच कर लेना। तीसरा, चौथा, पांचवा वोकैब के हैं। किसी चीज़ को एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में कहना और किसी चीज़ को इस तरीके से कहना कि उसको आप क्लियर करें, अनइक्विवोकल करें, क्लैरिटी लाएं। तो क्या 1 वर्ड्स इसके लिए आप बनाएंगे, है ना? तो वो आपने वर्ड देखा था पैराफ्रेज, तो पैराफ्रेज के सिनोनिम एंटोनिम आपसे पूछे हैं। हिथर्टो का मीनिंग पूछा आपसे एडवर्ब का, ये भी आपको आता ही है। 6वें 7वें में 2 एरर्स हैं। पहली एरर मिलेगी आपको लेट की वजह से या इसके आसपास, और दूसरी एरर आपको मिलेगी इस देन की वजह से या इसके आसपास। ये लेट वाला कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेट के साथ में बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए वर्ब की। आज वैसे कॉन्सेप्ट में लिख के लाया था लेकिन शायद मिस कर दिया हमने, है ना? लेट के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ भी बेस फॉर्म लगेगी और यहाँ भी बेस फॉर्म लगेगी। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट, आपको सभी कुछ नए नहीं है ना? बताना आउट ऑफ 7 या 8 कितने मार्क्स मिले आपको कमेंट सेक्शन में। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। मुलाकात लेंगे आपसे, मार्क्स बताना। अंटिल देन